हार और जिंदगी एक तरह से देखें तो ये इसका हिस्सा ही है। हार को जिंदगी में आने वाली तकलीफों को जीवन का एक अनिवार्य अंग मानकर जिया जाए तो जीवन बेहद खूबसूरत लगने लगता है। अगर जिंदगी के उतार को धैर्य से सहन किया जाए तो समस्याओं को सुलझाने में भी एक आनंद प्राप्त होता है। असफलता या कहीं नाकामी को भी ये सोचकर स्वीकार करना चाहिए कि हमारी मेहनत में कुछ कमी थी जो हम सफल नहीं हो पाए, और हो सकता है कि जीवन का उतार या हार हमारे लिए इससे बड़ी सफलता रचने की तैयारी कर रहा हो। सुप्रभात, नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। सबसे पहले एक नजर मुख्य गतिविधियों पर। लेंगे सुझाव 23 जुलाई। रूस और ऑस्ट्रिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वियना में ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेमर के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया समेत विश्व में चल रहे विवादों पर हुई विस्तृत चर्चा। दोनों नेताओं ने शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर दिया जोर। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ बिजनेस लीडर्स से की मुलाकात। नवाचार को बढ़ावा देने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के अवसर तलाशने के तरीकों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और ऑस्ट्रिया के बीच स्थापित स्टार्टअप ब्रिज से मिलेंगे पर्याप्त परिणाम। भारतीय समुदाय को भी किया संबोधित। मुंबई की 2 दिन की यात्रा पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों को करेंगे संबोधित। शुक्रवार को नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज मुंबई के संकाय और छात्रों को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे रूस। 2 दिवसीय 10वीं ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में करेंगे भारतीय समूह का नेतृत्व। अंतर संसदीय सहयोग को मजबूत करने और वैश्विक संकटों के खतरों पर काबू पाने में संसदों की भूमिका जैसे विषयों पर होगा मंथन। शिष्टमंडल में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी शामिल। और बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन नई दिल्ली में आज से होगा शुरू। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे मेजबानी। बंगाल की खाड़ी और तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा, संपर्क, व्यापार और निवेश के क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर होगी चर्चा। रूस और ऑस्ट्रिया की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वदेश लौट आए हैं। रूस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया की ऐतिहासिक यात्रा की। 41 सालों में ऑस्ट्रिया का दौरा करने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। क्या कुछ रहा इस यात्रा में खास, आइए देखते हैं। रूस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया की ऐतिहासिक यात्रा की। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चांसलर कार्ल नेमर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। प्रतिनिधि स्तर के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया में गर्मजोशी से स्वागत पर आभार जताया। सबसे पहले मैं गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए चांसलर नेमर का आभार प्रकट करता हूं। मुझे खुशी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ऑस्ट्रिया आने का अवसर मिला। मेरी यह यात्रा ऐतिहासिक भी है और विशेष भी है। 41 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। ये भी सुखद संयोग है कि ये यात्रा उस समय हो रही है जब हमारे आपसी संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं। फ्रेंड्स, लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारे संबंधों की मजबूत नींव है। आपसी विश्वास और शेयर्ड इंटरेस्ट से हमारे रिश्तों को बल मिलता है। आज मेरे और चांसलर नेमर के बीच बहुत सार्थक बातचीत हुई। हमने आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए नई संभावनाओं की पहचान की है। हमने निर्णय लिया है कि संबंधों को
स्ट्रैटेजिक दिशा प्रदान की जाएगी। आने वाले दशक के लिए सहयोग का खाका तैयार किया गया है। यह केवल आर्थिक सहयोग और निवेश तक सीमित नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे के सामर्थ्य को जोड़ने का काम किया जाएगा। दोनों देशों के बीच विश्व में चल रहे विवादों, चाहे यूक्रेन में संघर्ष हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, सभी पर विस्तार से बात हुई। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए साझा वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया। ये हॉल जहां हम खड़े हैं बहुत ही ऐतिहासिक है। 19वीं सदी में यहां ऐतिहासिक वियना कांग्रेस होस्ट की गई थी। उस कॉन्फ्रेंस ने यूरोप में शांति और स्थिरता को दिशा प्रदान की थी। मैंने और चांसलर नेहमर ने विश्व में चल रहे विवादों, चाहे यूक्रेन में संघर्ष हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, सभी पर विस्तार में बात की है। मैंने पहले भी कहा है कि यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। कहीं भी हो, मासूम लोगों की जान की हानि स्वीकार्य नहीं है। इससे पहले ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दोनों देशों के रिश्तों में प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। एयरपोर्ट से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होटल पहुंचे, तब भारतवंशियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ऑस्ट्रिया को उसके वाइब्रेंट संगीत के लिए जाना जाता है। इसकी झलक होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के दौरान भी देखने को मिली। ऑस्ट्रियाई कलाकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में वाद्य यंत्रों के साथ वंदे मातरम की धुन बजाई। प्रधानमंत्री को वियना स्थित फेडरल चांसलरी में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर भी मौजूद रहे, जिन्होंने फेडरल चांसलरी में गेस्ट बुक पर हस्ताक्षर भी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर द्वारा आयोजित रात्रि भोज में भी शामिल हुए। भारत और ऑस्ट्रिया के संबंध 1949 में स्थापित हुए थे। भारत ऑस्ट्रिया को इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, जूते और रसायन देता है। वहीं ऑस्ट्रिया भारत को मशीनरी, ऑटोमोटिव पार्ट्स देता है। दोनों देशों के बीच ऑस्ट्रिया में रह रहे भारतवंशी एक मजबूत कड़ी हैं। ऑस्ट्रिया में 30,000 से ज्यादा भारतवंशी रहते हैं। दोनों नेताओं ने ऑस्ट्रिया भारत CEO बैठक में शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और गहरे होंगे। वहीं भारत ऑस्ट्रिया स्टार्टअप ब्रिज को और भी रफ्तार मिलने की संभावना है। स्टार्टअप ब्रिज को इसी साल फरवरी में दोनों देशों ने ऑस्ट्रिया के श्रम और अर्थव्यवस्था मंत्री मार्टिन कोचर की भारत यात्रा के दौरान नई दिल्ली में शुरू किया था। इसका मकसद भारत ऑस्ट्रिया के बीच स्टार्टअप्स को लेकर ज्ञान और सहयोग को साझा करना है। करीब 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की ये पहली यात्रा है। इससे पहले इंदिरा गांधी 1983 में ऑस्ट्रिया गई थीं।
तो 1983 के बाद अब सन 2024 41 साल का एक लंबा गैप रहा। 41 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने ऑस्ट्रिया की यात्रा की, और द्विपक्षीय जो संबंध है उसके लिहाज से दौरा काफी अहम माना जा रहा है। ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ बिजनेस लीडर्स से भी प्रधानमंत्री मिले। नवाचार यानी इनोवेशन को बढ़ावा देने और अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग के अवसर तलाशने के तरीकों पर काफी व्यापक चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रिया के बीच स्थापित जो स्टार्टअप ब्रिज है उसके काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे। भारतीय समुदाय को भी प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया में संबोधित किया। मेरी यह यात्रा ऐतिहासिक भी है और विशेष भी है। 41 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। आज मेरे और चांसलर नेहमर के बीच बहुत सार्थक बातचीत हुई। हमने आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए नई संभावनाओं की पहचान की है। हमने निर्णय लिया है कि संबंधों को स्ट्रेटेजिक दिशा प्रदान की जाएगी। हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं, बुद्ध दिए हैं। और आइए कुछ और अहम खबरों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्थिक सुधारों पर चर्चा करेंगे। बजट से पहले वो अर्थ जगत के दिग्गजों की राय जानेंगे। विकसित भारत के रोड मैप को लेकर ये चर्चा काफी अहम होगी। देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ बैठक करके आम बजट पर उनकी राय जानी जाएगी। और इस बैठक के दौरान मुख्य रूप से आम बजट के प्रावधानों के जरिए विकसित भारत का रोड मैप तैयार होगा। निवेश हासिल करने के लिए आर्थिक सुधारों की रफ्तार तेज करने और खासतौर से मध्यम निम्न वर्ग को और साथ ही जो मध्य वर्ग है उन्हें राहत देने के उपायों पर बातचीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले बजट पर अपने विचार और सुझाव देंगे। अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के अलावा जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी और अन्य सदस्य भी इस बैठक में भाग लेंगे। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करेंगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा। लोकसभा चुनाव के कारण इस साल फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से 2 दिन की महाराष्ट्र की यात्रा पर रहेंगे। अपनी यात्रा के पहले दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति देश में लोकतांत्रिक मूल्यों और नैतिकता को बढ़ाने पर अपने विचार साझा करेंगे। अपनी यात्रा के दूसरे दिन उपराष्ट्रपति नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुंबई के संकाय और छात्रों दोनों को संबोधित करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति छात्रों का मार्गदर्शन करते नजर आएंगे। अपने 2 दिन के दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ महाराष्ट्र के राजभवन भी जाएंगे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। उपराष्ट्रपति की इस यात्रा से पहले हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार ने महाराष्ट्र विधानसभा परिषद की उपसभापति डॉक्टर नीलम दिवाकर गोरे से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। महाराष्ट्र की राजनीति का जाना माना चेहरा और महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति डॉक्टर नीलम गोरे जी हमारे साथ हैं। नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी पर। सबसे पहले माननीय उपराष्ट्रपति सदन के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे, इसे आप कैसे देखते हैं? हमारा जो अधिवेशन चल रहा है विधानसभा और विधान परिषद का, यह बहुत ही खास है क्योंकि अभी तुरंत ही करीबन अक्टूबर में या नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए विधान परिषद में तो कंटिन्यूटी रहती है क्योंकि एवरी 2 years 1/3 मेंबर्स रिटायर, बट विधान परिषद कंटिन्यूसली वर्क तो होता ही है। बट विधानसभा जो है उसमें तो टेन्योर 5 साल का होता है, वो ख़त्म हो जाता है। इसके लिए
ये विधानसभा का अंतिम अधिवेशन है और ऐसे अंतिम अधिवेशन में अपने महामहिम जगदीश धनखड़ साहब जो खुद सभापति राज्यसभा के हैं और हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगे और इसमें जो मुद्दा आएगा जिसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से चिंतन मनन और विचार मंथन करने की ज़रूरत है, वो जो है मुद्दा एनहांसमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन आवर कंट्री। मतलब कि हम एक लोकशाही के मूल्य और उसके जो सिद्धांत हैं उनका संवर्धन करना अपने देश में कैसे ज़रूरी है। तो ऐसे में मेरा सवाल ये है कि विधान परिषद की बात करें, विधानसभा की, दोनों सदनों के सदस्यों में माननीय उपराष्ट्रपति के आगमन को लेके कितना उत्साह है, चर्चा में किस तरह की आप चीज़ें सोचते हैं कि उनसे क्या प्रेरणा आपको मिलेगी? यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का कॉन्फ्रेंस हुआ था जनवरी महीने में, तब ऑनरेबल जगदीश धनखड़ साहब यहाँ पे आए थे। उन्होंने हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था और स्पीकर साहब आए थे। हाँ जी, सभापति जी आए थे और उन्होंने तब जब मुद्दे सामने सब रखे थे उसमें तो देश के साथ साथ जो हम काम करने समय हमें जो चुनौती आती है उसके बारे में भी उन्होंने बात की थी और उसमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा एकाग्रता रखते हुए काम करने की बात थी, महिला शक्ति के बारे में बात थी। और अभी तो आप जानते हैं कि 29 में जब वो नमो शक्ति वंदन विधेयक सामने आएगा तो महिला 50% विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा में रहेगी। तो अभी तो फिलहाल लोकसभा विधानसभा की बात हो रही है। तो जब महिला पुरुष दोनों को अपनी जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य को किस तरीके से निभाना है, इसके बारे में उनका अनुभव और विचार वो सुनने के लिए हम बहुत उत्सुक हैं। मैम, जैसा कि लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों के संवर्धन की बात है, उसको आप कैसे देखते हैं, किस तरह से आप देखते हैं? भारत 2047 तक विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है, उस लक्ष्य में महाराष्ट्र की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, महाराष्ट्र में मुंबई है, पुणे है, कई शहर हैं, बहुत बड़ा सामाजिक प्रबोधन जिसको हम सोशल रिफॉर्म कहते हैं, उसका इतिहास जिन्होंने तैयार किया, ऐसी महाराष्ट्र स्टेट है। भारत के हर राज्य में इसी तरीके से कुछ उन्होंने शिक्षा के बारे में काम किया है, कई लोग उन्होंने सांस्कृतिक काम किया है, कई लोगों ने कला क्षेत्र में योगदान दिया है। लेकिन महाराष्ट्र का एक विशेषता है कि जब किसी भी समाज के तबके पर कोई जब उनका हक छीना जा सकता है तो वो हक मिलाने के लिए जो व्यक्ति उस समाज के नहीं है उन्होंने भी प्रयत्न किया है। अभी मैं 2 ही उदाहरण आपको दूंगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो तो पूरे हिंदुस्तान के नहीं पूरे दुनिया के भी है और उसी के साथ साथ महाराष्ट्र से आते हैं। तो उन्होंने हिंदू स्त्रियों के लिए भी वोटिंग राइट होना चाहिए और उनको प्रॉपर्टी राइट होना चाहिए, ये सब उन्होंने नींव जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन की आधार जो है उन्होंने तैयार करने का काम किया। उसी के साथ साथ महाराष्ट्र में महर्षि कर्वे हैं, कर्मवीर भाऊराव पाटिल है, उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत कुछ काम किया। पहली महिला डॉक्टर भी डॉक्टर आनंदीबाई जोशी महाराष्ट्र से हैं। तो इसके लिए प्रबोधन, मतलब समाज को लोकशाही के तरफ जब हम रास्ते से निकलते हैं तब रास्ते में जो भी मुसीबतें आती हैं तो वो लोकशाही मूल्यों के कारण हमें रास्ता दिखता है। तो ये थी डॉक्टर नीलम गोरे, उपसभापति महाराष्ट्र विधान परिषद की, जिन्होंने बताया कैसे वो उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष दोनों को प्रेरणा की तरह देखती हैं। संसद टीवी के लिए महाराष्ट्र से कैमरामैन महावीर सिंह के साथ सुरेंद्र कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 2 दिवसीय ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक के लिए रूस पहुंच चुके हैं। ये 10वीं ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 11 और 12 जुलाई को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच का मुख्य विषय समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने में संसदों की भूमिका है। सम्मेलन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष बैठक में शामिल होने वाले अन्य देशों की संसदों के अध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। ब्रिक्स संसदीय आयाम, अंतर संसदीय सहयोग को मजबूत करने की संभावनाएं और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के विखंडन का सामना करने और वैश्विक संकटों के परिणामों से
संबंधित खतरों पर काबू पाने में संसदों की भूमिका पर अपने विचार वो साझा करेंगे। सम्मेलन से जुड़े विषयों पर भारत का पक्ष रखा जाएगा। इस यात्रा के दौरान वो मॉस्को में भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात करेंगे। भारतीय संसदीय शिष्टमंडल में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, राज्यसभा सांसद शंभू शरण पटेल, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी समेत कई अन्य अधिकारी भी शामिल हैं। ब्रिक्स देशों के अलावा आमंत्रित देशों में अजरबैजान, आर्मीनिया, बेलारूस, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान सहित अन्य देशों की संसदों के अध्यक्ष, संसद सदस्य, अंतर संसदीय संघ की अध्यक्ष तुलिया एक्सन ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठकों में भाग लेने वालों में शामिल हैं। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस कार्यक्रम में बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की मेजबानी करेंगे। ये सम्मेलन बंगाल की खाड़ी और तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा, व्यापार, संपर्क और निवेश के क्षेत्रों सहित कई अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए बिम्स्टेक के सदस्यों के लिए एक बड़ा अवसर देगा। पहला बिम्स्टेक विदेश मंत्री सम्मेलन पिछले साल जुलाई महीने में थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था। बिम्स्टेक बहुआयामी सहयोग के लिए 7 दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक समूह है और इन देशों में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डूरन कप, प्रेसिडेंट्स कप और शिमला ट्रॉफी का अनावरण किया और उन्हें हरी झंडी दिखाई। साथ ही राष्ट्रपति ने बच्चों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए साइना नेहवाल के साथ बैडमिंटन भी खेला। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इसी की कुछ झलकियों के साथ। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार। मैं फुटबॉल फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे और मैं चाहता हूँ कि फुटबॉल को बढ़ावा मिले and there is no better opportunity than meeting the Honorable President of India or Durand Cup. This is amazing. The start of Durand Cup at this monumental place is amazing and I just hope that we can get bigger from what it is now. डूरांड कप के अनावरण और फ्लैग ऑफ समारोह में यहाँ उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं इस खेल में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को कहना चाहूँगी कि चाहे आप जीते या हारे, खेल में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और आपको दूसरी टीम का सम्मान करना चाहिए।